हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड एंड डूइंग ग्रेट। सो हम कर रहे थे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी से और हमने ऑलमोस्ट अपना चैप्टर कर लिया था और हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व करी थी इन टेक्स्ट। और जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है हमारी, उसमें से भी हम 10 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए थे। तो अभी जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं, दे आर 20 क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो अभी जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हमारे बच गए 11 से 20, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, सो बने रहिएगा मेरे साथ। दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टू होम। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, 11th क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 11th क्वेश्चन में है, वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट द इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का अपोजिट क्यों कहा जाता है और उनके एग्जांपल्स दीजिए। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या था, देखो स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि हमने किया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था कि आपके 2 और मोर जो रिएक्टेंट्स हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट हम देख लेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, और उनके एग्जाम्पल। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि 2 और मोर रिएक्टेंट्स होंगे, 2 और मोर रिएक्टेंट्स। ठीक है, and combine together to form सिंगल प्रोडक्ट। आपको सिंगल वर्ड ध्यान रखना है, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो गया कि 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, तो वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है H2 प्लस O2 एंड ये क्या बन गया हमारे पास H2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है और एक आपका सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इट मीन्स ये कौन सा एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी का अपोजिट जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या है कि आपका एक सिंगल रिएक्टेंट, देखो सिंगल वर्ड आपको ध्यान रखना है, सिंगल रिएक्टेंट्स स्प्लिट या फिर डीकम्पोज हम कह सकते हैं। स्प्लिट का मतलब भी टूटना, डीकम्पोज का मतलब भी टूटना। स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि आपका जो है यहां हमने किया डीकम्पोजिशन, तो आपका क्या हो गया? सिंगल जो रिएक्टेंट है वहां पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, और यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट हमने लिया है जो स्प्लिट हो गए 2 और मोर प्रोडक्ट्स में जाएगा। तो हो गया ना अपोजिट। एक तरफ तो हम 2 रिएक्टेंट ले रहे हैं और एक सिंगल बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक सिंगल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसको हमने हीट किया या तो इस तरह से, या ये सिंबल जो है ये भी हीट का होता है, ट्राइंगल जैसा। ठीक है, और यहाँ पे ये बन गया CaO प्लस CO2। या फिर इसी रिएक्शन को हम अपोजिट करके लिखें तो आपका H2O जो है वो आपका, अगर इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं उस पर, या इलेक्ट्रिक स्पार्क हम देते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, तो वो वापस से किस में टूट जाएगा? H2 प्लस O2 में, H2 प्लस O2 में। तो यहाँ पे देखिए सिंगल एक आपका जो है रिएक्टेंट सिंगल है। ठीक है, और यहाँ आपका सिंगल क्या है? प्रोडक्ट। तो दे आर अपोजिट टू ईच अदर बिकॉज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन देर आर 2 or more reactants are used and to form a combine together to form a single product. But opposite to that of in decomposition reactions,
दे आर ओनली सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट अप इनटू सिंपलर 2 और मोर प्रोडक्ट्स, यानी कि आपका 2 से या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा एक सिंगल जो है रिएक्टेंट वो टूट के। यहाँ पे टूट रहा है, एक सिंगल टूट के 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में जाएगा एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के, और यहाँ पे 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये आपस में इनका जो है ये यार अपोजिट टू ईच अदर या बिल्कुल रिवर्स है एक दूसरे का, ठीक है। और उसी रिएक्शन को हम देखो रिवर्स, ये रिएक्शन आपका ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन में इस तरह से यूज कर रहे हैं, बट अगर यही आपका डिकम्पोज हो जाएगा अगर वाटर, तो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में जब जाता है तो वो किस में चला जाएगा, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, यानी कि ये रिवर्स होकर ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बन गई। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इनके एग्जाम्पल भी हो गए और बहुत से एग्जाम्पल हमने कर लिए थे। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि राइट इक्वेशन each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। ये कह रहा है कि आपको जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों तरह के एग्जाम्पल लेने हैं, जहाँ पे आप एनर्जी हीट की फॉर्म में भी लोगे, सनलाइट की फॉर्म में भी लोगे या और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी लोगे। एंड व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि आपको मतलब एक एक इक्वेशन लिखनी है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो हमें पता है कि आपका जो सिंगल एक कोई रिएक्टेंट है वो स्प्लिट होके 2 और मोर प्रोडक्ट्स में जाएगा और वहाँ पे आपका यूज होगा हीट एनर्जी जो यूज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, सनलाइट या फिर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होगी, जिससे वो आपके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा, ठीक है। तो इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का जो है एग्जांपल हम देख लेंगे। ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। सो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन 12। तो यहाँ देखिए हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो हमें पता ही है कि आपका एक जो है सिंगल रिएक्टेंट है, ठीक है, सिंगल एक रिएक्टेंट होगा और वो किस में जाएगा, 2 और मोर प्रोडक्ट्स में, 2 और मोर प्रोडक्ट्स में, और बाय मीन्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे यूज होगी। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट, लाइट का मतलब यहाँ सनलाइट हो गया, एंड हम इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी किसी भी फॉर्म के अंदर वो आपका जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, एंड सो दैट ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज द एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि ये यहाँ पे आपके एनर्जी की पहले ही रिक्वायरमेंट है। जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी, आगे रिएक्शंस नहीं होगी, तो दे आर टाइप ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शंस, यानी कि सभी की सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जाम्पल है हमारे पास क्या है कि हमने ले लिया हीट का, तो आपका यही जो एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। एक एक इक्वेशन लिखने के लिए उसने बोला है, हमने यहाँ हीट लिया, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम्पल ध्यान होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट था, यहाँ पे हीट उसने लिया और वो कैल्शियम ऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। सेकंड हम ले सकते हैं पोटाशियम क्लोरेट जो है, वो भी आपका यहाँ पे जो है उसको अगर हीट हम करें, लेकिन यहाँ पे एक जो है कैटलिस्ट भी यूज़ होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये टूट जाएगा 2KCl + 3O2 में। मैंने ऑलरेडी इसको क्या कर दिया, जो है ऑलरेडी इसको बैलेंस कर रहा है। इसका नाम है पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट जो है वो हीट की वजह से टूट के किस में चला जाएगा, पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाएगा। और या मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 जो है ये कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट क्या करता है, खुद इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन में, सिर्फ रिएक्शन को फास्ट कर देता है ताकि जल्दी से प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। तो ये तो हमारे हीट के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम देखें अगर लाइट के एग्जाम्पल, तो हमारे पास क्या था, AgCl और AgBr,
ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल हमारे पास सनलाइट के थे, यहाँ पे हमने लिया सनलाइट, ठीक है, यहाँ पे भी हमने सनलाइट लिया। और ये दोनों के दोनों जो है ये डीकम्पोज होके किस में चल जाएगा, ये बनेगा आपका 2Ag प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये 2Ag प्लस ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन के वेपर्स यानी कि गैस। ये आपका जो है सनलाइट का एग्जाम्पल, तो ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल। जो इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएंगे, अगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो हमने किया था, वाटर जब आपका टूटता है बाय मीन्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर उसको हम बोलते हैं। तो उस रिएक्शन में क्या था कि हमारे पास जो है वाटर है 2H2O, मैं बैलेंस ले रही हूँ ऑलरेडी रिएक्शंस, क्योंकि आपने रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख लिया, चैप्टर खत्म हो गया, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। सो आपको इतना आ गया होगा कि किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, किस तरह से हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो H2O है उसको हमने बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ लिया, ठीक है, या इलेक्ट्रिक स्पार्क लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया 2H2 प्लस O2, ये हमारे पास जो है दोनों गैस फॉर्म के अंदर आ गया। एक तो ये हो गया। सेकंड हम और भी ले सकते हैं, अगर NaOH हम लें तो NaOH हमें लेना पड़ेगा मोल्टन, ठीक है। ये भी आपका जो है बाय मीन्स ऑफ, यहाँ पे भी हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम, सॉरी यहाँ पे हम लेना चाह रहे थे सोडियम क्लोराइड, NaCl, फेमस एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड मैंने ले लिया आपका मोल्टन, ठीक है, मोल्टन जो है पिघला हुआ। तो यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिसिटी इसको भी बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रिसिटी हमने ली, या इलेक्ट्रोलिसिस हम प्रोसेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2Na प्लस Cl2 गैस, ठीक है, ये Cl2 गैस और 2Na जो है वो सॉलिड पे, और वहाँ पे वाटर के अंदर दोनों ही गैस लिबरेट होती है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पे लिबरेट होती है, मैंने आपको बता दिया था, और वो ऑक्सीजन से हमेशा डबल अमाउंट में लिबरेट होगी, क्योंकि वाटर की कंपोजिशन में H2O, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी कंपोजिशन में ऑक्सीजन से हमेशा डबल ही है, तो इसलिए वो डबल लिबरेट होगी। और उसको हम पॉप साउंड टेस्ट है जो बर्निंग कैंडल, वो हम पास लेके आएंगे, उससे हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे बर्निंग कैंडल पास लाएंगे तो हाइड्रोजन जो गैस है वो पॉप साउंड इस तरह की साउंड करती है, तो उसको हम बोलते हैं बर्निंग कैंडल जो है पॉप साउंड टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास तीनों तरह की रिएक्शंस होगी डीकम्पोजिशन की, बाय मीन्स ऑफ हीट, बाय मीन्स ऑफ सनलाइट एंड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन। और ये आपका फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, फोटो का मतलब फोटोन्स, यानी कि फोटोन्स जो सनलाइट में होते हैं, तो सनलाइट को जो बोलते हैं वो लाइट हम कह सकते हैं सनलाइट, तो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। तो ये तीन तरह की डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं जहाँ पे हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, तो इसको एक बार हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो उसका आंसर हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट द इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट में डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, और वहाँ पे इक्वेशन भी लिखनी है। तो हमारे पास जगह है, यस बिल्कुल है। तो ये हमारे पास आ गया जो है क्वेश्चन नंबर जो है 13, अगर हम देखें उसका जो हमें आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि इसमें आपका जो है मोर रिएक्टिव मेटल, या उसको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, रिप्लेस या डिस्प्लेस अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल, ठीक है,
लेस रिएक्टिव एलिमेंट या फिर मेटल इज कॉल्ड, या फ्रॉम इट साल्ट, आप पूरी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो कहाँ से हटाएगा उसको, फ्रॉम इट साल्ट या फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। यहाँ एक ही बार डिस्प्लेसमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पे अगर हम लेना चाहें तो जिंक और कॉपर का जो एग्जाम्पल था इसकी जगह हम आयरन भी ले सकते हैं, ठीक है। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट अगर होगा तो भी हमारे पास क्या बनेगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, और जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो हेयर द जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो दैट जिंक रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट solution and zinc sulfate salt is formed and copper is displaced from the solutions. And here the iron also displaces the copper from the copper sulfate solution and form the iron sulfate and copper is displaced from the solutions. तो ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, यानी कि एक मोर रिएक्टिव मेटल है वो एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के साल्ट से हटा के अपना खुद का साल्ट बना लेगा और उसको वहाँ से बाहर निकाल देगा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। एंड देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसको कहेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है क्वेश्चन नंबर 13 का ही आंसर चल रहा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आपके दो सॉल्यूशंस हम लेंगे एंड दे आपस में वो कंबाइन होंगे एंड एक्सचेंज देयर आयंस एंड टू फॉर्म द वन इनसॉल्युबल साल्ट दैट इज प्रेसिपिटेट्स एंड अनदर इज सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम वहाँ पे तो हमने एक नेटिव मेटल, एक आपका जो एलिमेंट था वो प्योर फॉर्म में लेना है या मेटल या आपका जो एलिमेंट है, और दूसरा आपका कंपाउंड की फॉर्म में लेना है, जैसे जिंक आपका प्योर था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें दोनों ही कंपाउंड की फॉर्म में या दोनों ही सॉल्यूशन की फॉर्म में लेने हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे there is exchange of ions between two solutions and one of the product is insoluble, और solid जिसको हम कह सकते हैं is formed, that is PPTs are formed and other product is soluble, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिए थे। फॉर एग्जाम्पल AgNO3 प्लस NaCl क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे जो NaNO3 है ये तो सोल्यूबल है या लिक्विड फॉर्म में है, और ये आपका PPT बन गए AgCl के। कैसे PPT होते थे, वाइट कलर के PPT होते थे। कैसे PPT होते थे, वाइट कलर के PPT। सेकंड हम ले सकते हैं, हमारे पास
बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, इसकी जगह आप एल्यूमिनियम सल्फेट भी ले सकते हो, ये भी आपके पास आ चुका है एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेरियम सल्फेट के पीपीटीज, और ये पीपीटी भी कैसे कलर के होते हैं, वाइट कलर के पीपीटी होते हैं, प्लस हमारे पास बन जाएगा 2NaCl। ये आपका सोल्यूबल है, ये आपका सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द 2 सॉल्यूशंस एंड वन of the product is always precipitate या insoluble product is formed and other is soluble। और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही बार डिस्प्लेसमेंट होता है, वन एलिमेंट आपका नेटिव फॉर्म में या प्योर फॉर्म में लिया जाएगा एंड दूसरा आपका कंपाउंड की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों ही क्या है, सॉल्यूशन की फॉर्म में लेने हैं, और फिर उनका आपस में क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, कटायन और अनायन का, और एक सोल्यूबल बनेगा और एक आपका हमेशा इनसोल्यूबल यानी कि पीपीटी बनेंगे। तो इन रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए, डेफिनेशन दोनों में हमने डिफरेंस देख लिया, वहाँ पे एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हम ले कर चुके, क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम कर चुके, क्वेश्चन नंबर 13 हम कर चुके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि आपका इन द रिफाइनिंग ऑफ द सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डिस्प्लेस बाय द कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। ठीक है, ये कह रहा है कि हमारे पास जो है वो ये आपका जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपका जो है रिफाइनिंग, आपका कोई सिल्वर है, वो सिल्वर आपका निकला है सिल्वर नाइट्रेट से, और उसमें आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है कॉपर मेटल के द्वारा। तो रिएक्शन लिखो, तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो हम चलते हैं यहीं पे अपना, ये तो आगे हो नहीं पाएगा, तो हम आगे नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो क्या होगा कि हमारे पास जो है सिल्वर नाइट्रेट कह रहा है, तो सिल्वर नाइट्रेट तो हमारे पास यही होता है AgNO3, एंड देन कह रहा है कि उसमें कॉपर मेटल जो है वो उसको डिस्प्लेस करेगा। तो हमारे पास जो है बनेगा, सिल्वर हमने निकाला है, तो ये हमारे पास बन गया कॉपर नाइट्रेट का, तो साल्ट बनेगा सिल्वर को डिस्प्लेस, क्योंकि सिल्वर जो है, सिल्वर और गोल्ड दे आर लेस रिएक्टिव टू द कॉपर। हमेशा ध्यान रखना, कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, बट सिल्वर और गोल्ड उससे भी लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉपर नाइट्रेट बन गया CuNO3 ट्वाइस, प्लस आपका जो है 2Ag हमारे पास निकल गया। ये मैं रिएक्शन को बैलेंस कर लेती हूँ, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट कैसे बना होगा, कॉपर +2 में है और NO3 जो है नाइट्रेट वो -1 में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये चार्ज हमें देखना नहीं, एंड 2 और 1 को हम, तो कॉपर के साथ 1 लगेगा, और NO3 के पास पहले हम ब्रैकेट करेंगे, बाहर हम ट्वाइस लिखेंगे, तो ये CuNO3 ट्वाइस बनेगा। हमेशा जो कॉपर नाइट्रेट होता है वो CuNO3 ट्वाइस होता है, क्योंकि जो कॉपर की जो +2 स्टेट है उसमें वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो फॉर्मूला CuNO3 ट्वाइस ही बनेगा। तो ये आपका जो है नाइट्रेट उधर 2 हो गया, तो हमें क्या करना है, इधर भी नाइट्रेट 2 करने के लिए 2AgNO3 करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ 2Ag हो गया, इसलिए मैंने पहले ही डायरेक्ट वहाँ पे 2Ag लिख दिया था। तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, कॉपर यहाँ पे भी 1 है, वहाँ पे भी 1 है, नाइट्रेट यहाँ 2 है, तो वहाँ पे भी 2 है, 2Ag वहाँ है, 2Ag यहाँ है। तो ये हमारी रिएक्शन थी कि सिल्वर नाइट्रेट को, तो ये क्या है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, इट इज़ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें आपका जो है सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट में जो है ये कॉपर है, और ये बन गया कॉपर नाइट्रेट। मैं
इनके नाम लिख देती हूँ, कॉपर नाइट्रेट प्लस हमारा सिल्वर, एग्जैक्ट सिल्वर हमारे पास आ गया। तो वो यही कह रहा था कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से सिल्वर को निकाला है एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेस्ड बाय द कॉपर मेटल। तो यहाँ पे हमने नेटिव फॉर्म में कॉपर लिया है और हम यहाँ कहेंगे सिल्वर जो है वो आपका मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। कॉपर जो है यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सिल्वर और गोल्ड जो दोनों ही हैं, तो हम यहाँ कहेंगे कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ऐसे आपका कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड। अगर गोल्ड का कोई एग्जांपल था, गोल्ड होता है AU, सिल्वर होता है AG, गोल्ड का सिंबल होता है AU। 79 जो है इसका एटॉमिक नंबर है और सिल्वर का 47 होता है, इसका 29 होता है, ठीक है। ये आपके बाद की बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल था और हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर आ गया और कॉपर जो है आपका ज़्यादा रिएक्टिव था सिल्वर से, तो कॉपर ने सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से हटा दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने कर लिया। नेक्स्ट देखिए आपका जो है, ये मैं रब कर देती हूँ क्योंकि आप पहले भी इनको कर चुके हैं, इसके ऊपर आ गया ये। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। ये भी हमने अभी किया था, अब फिर से हम कर लेते हैं कि आपका जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस है। अभी अभी हमने एग्जांपल किया था, ठीक है, अभी अभी हमने किया था, ये रहा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम क्या कहेंगे, यही जो आपका आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको यही करना है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी आपकी क्या होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और उसमें आप बहुत सारे एग्जांपल, इसके अलावा 2-3 एग्जांपल आप और दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके BSGL2 की जगह आप सोडियम सल्फेट की जगह एल्यूमिनियम सल्फेट ले लो, कितने सारे हमारे NCERT के इन टेक्स्ट में भी आए थे। तो हम ये कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और वहाँ पे क्या होगा, 2 or more solutions are taken and then exchange their ions to form the one of the product as the PPTs, and so that these reactions are called the precipitation reactions and one of the product is in solution form या soluble form। तो आपका ये हो जाएगा precipitation reactions। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 15 ऑलरेडी पहले कर लिया। नेक्स्ट हम precipitation हो गया, इनको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। एग्जाम्पल बहुत सारे आपने पहले ही कर लिए थे। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखो ऑक्सीडेशन क्या है, सिर्फ गेन और लॉस ऑक्सीजन बोल रहा है, हाइड्रोजन हमें नहीं लेना। तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सिर्फ ऑक्सीजन की फॉर्म में बोलना है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कह रहा है कि आप 2 एग्जाम्पल दो, तो चलो पहले हम एक एक तो देख लें, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो हम देख लेते हैं कि आपका जो है ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन मैंने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले यही रिएक्शन ली थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हमने जो है तो ये बनेगा 2 MgO। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम यहाँ पे जो है वो एयर की प्रेजेंस में जैसे आएगा तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम कहेंगे मैग्नीशियम का क्या हो गया, ये गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, मैग्नीशियम का यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। हम सिर्फ एक ही टर्म बता रहे हैं, हम ये भी ऑक्सीडेशन, दूसरा हम नहीं देख रहे हैं। सेकेंड हम देखेंगे कि आपका जो है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन में अगर मैं कहूँ तो जैसे हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, प्लस हमने कार्बन ले लिया, तो ये इधर जाएंगे तो जिंक प्लस
कार्बन मोनोऑक्साइड जो बन गया। तो यहाँ पे जो है जिंक ऑक्साइड जो था ZnO, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही उधर ये जाएगा तो जिंक वहाँ पे अकेला हो गया। ऑक्सीजन को उसने क्या कर दिया, लॉस, यानी कि देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो गया, उसका रिडक्शन हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि मैग्नीशियम जो है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो आपका जो है ये ऑक्सीडाइज्ड है, लिखना मेरा लेफ्ट साइड ही है, और जो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है ये आपका क्या है, रिड्यूस्ड है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूवल हो गया। और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, चलो यहीं पे हम देख लेते हैं कि आपका जो है और एग्जांपल क्या हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेकंड जो एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का, अगर हम देखें तो एक एग्जांपल ऑक्सीडेशन का हमने इधर देख लिया। सेकंड अगर हम देखें तो कोई और एग्जांपल हम लेंगे, जैसे हमने लिया कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, उसमें हमने ऐड किया, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे हाइड्रोजन जो है वो यहाँ इस साइड हम जा रहे हैं तो ये वाटर बन रहा है, तो हम कहेंगे कि वाटर ने क्या कर लिया, गेन ऑफ ऑक्सीजन। साथ साथ इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, बट हम अलग से फिर और इसमें भी बता सकते हो, बट हम सिर्फ डिफरेंट एग्जांपल लेके भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे इसने क्या कर लिया, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन कर लिया, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम अगर रिडक्शन का लेना चाहें तो रिडक्शन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करना है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को लेके कर सकते हो या दूसरा भी ले सकते हो आप एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास जो है इस एग्जाम्पल में अगर हम दिखाएं, इसी एग्जाम्पल में कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 जो हमने लिया तो क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें क्या हो गया, इधर अगर हम जा रहे हैं तो कॉपर अकेला हो गया, इट मीन्स वहाँ पे क्या हो गया, देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड। तो ये आपके इस तरह से एग्जाम्पल हो जाएंगे। गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, मैंने आपको बताया था, एक लाइन याद रखो, O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीडेशन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। ठीक है, और हाइड्रोजन आपको पता ही है, अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन एंड आपका लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखो कि गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिया। 17 में क्या है, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग in air become black in color, name the element X and the black colored compound formed। देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको बताऊं, देखते हैं हमारे पास जगह यहाँ होगी। यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि पहले तो आपका एलिमेंट कोई X है जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना रहा है, लेकिन वो ब्लैक कलर का कंपाउंड जो ब्राउन कलर का एक कंपाउंड है X, वो हीटिंग होने के बाद ब्लैक कोटिंग कर रहा है। तो आपको मैं बताऊं कि जो कॉपर है वो आप ध्यान रखोगे हमेशा कि कॉपर आपका जो शाइनी ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ उसका मिक्सअप होता है या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक ब्लैक कलर की कोटिंग कॉपर के ऊपर आ जाती है। दैट इज हम उसको कह सकते हैं कोरोड हो गया वो। ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन जो है उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरन मेटल ही रस्ट कोरोड होता है, कोरोजन लगता है। आपका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऐसा है कि एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में कोई भी मेटल आपका कोरोड हो सकता है, यानी कि धीरे धीरे उसको जो है इस तरह का एक सरफेस, सबके ऊपर डिफरेंट टाइप की जो है वो कलर जो है सबका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कोरोड कोई भी मेटल आपका हो सकता है। तो यहाँ पे कॉपर मेटल की ये बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि आपका जो X कंपाउंड है वो क्या है, कॉपर है। ठीक है, और वही कॉपर आपका क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एयर को हम ऑक्सीजन लिख सकते हैं, तो वो कॉपर ऑक्साइड जो है वो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। और ये जो कॉपर ऑक्साइड बनेगा ये ब्लैक कलर का बनेगा। कैसे कलर का बनेगा ये ब्लैक
कलर का बनेगा, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर की तो इसको हमने बैलेंस कर लिया 2CuO। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन 2CuO, यानी कि कॉपर, तो जो कॉपर है ये कैसा है, साइनी ब्राउन कलर का, यानी कि कॉपर जो था वो ब्राउन कलर का था, और ब्राउन कलर का जो है मेटल, उसमें ऑक्सीडेशन हुआ, एयर की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन हुआ। आफ्टर ऑक्सीडेशन ए ब्लैक कलर कोटिंग ऑन द कॉपर इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, और उसने कॉपर ऑक्साइड बन गया। और वो कैसे कलर का होता है, वो कोटिंग ब्लैक कलर की होती है। तो ये हमारे पास आ गया कि X तो क्या है, कॉपर है, और जो ब्लैक कलर कंपाउंड बना वो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। ये जो ब्लैक कलर कंपाउंड है ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है। और X हमारे पास क्या है, कॉपर है। ये हमारा आंसर हो गया। तो उसके बाद कह रहा है व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, वैसे मैंने आपको बता दिया था कि कोरोजन और रेंसिडिटी है वो 22 और 23 वाले सेशन में इस चैप्टर से दोनों जो हैं ये कोरोजन और रेंसिडिटी इन टॉपिक्स को रिमूव कर दिया, बट एक बार हम इस पे नज़र डाल लेते हैं। अब की बार हटा दिया, हो सकता है नेक्स्ट बार आपका जो है इंक्लूड भी कर लें, पहले ये इंक्लूड ही था। तो इसमें कोरोजन और रेंसिडिटी जो है, हम आयरन आर्टिकल के ऊपर पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आयरन कोई भी आर्टिकल है, अगर वो लंबे टाइम तक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में हम उसको एयर और जो है वाटर या मॉइस्चर की प्रेजेंस में वो रहेगा, तो धीरे 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 जो है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन करके एक जो है फ्लैकी लेयर्स आ जाएगी, ठीक है। तो वो जो लेयर है उसको धीरे, अगर वो जो है रस्ट लग गया, लेकिन अगर लंबे टाइम तक वो रस्ट लगता रहे, एक स्लो प्रोसेसर ये कंटिन्यूस चलता रहता है, लंबे टाइम तक हम उसको ऐसे ही आयरन आर्टिकल को ऐसे ही छोड़ दे, तो धीरे धीरे उसको ईटन अप, यानी कि एकदम से खत्म कर देगा, जंग जो है उसको, रस्ट जो है उसको खत्म कर देगा। तो आयरन की बहुत सारी चीज़ें हर साल, कितनी सारी चीज़ें जो है वो जंग की वजह से खराब हो जाती हैं। तो हम ये कहेंगे कि आयरन आर्टिकल को पेंट करना, यानी कि उसका जो है कोरोजन या रस्ट को प्रिवेंट करना है। तो कोई भी आयरन का आर्टिकल अगर हम उसके ऊपर पेंट अप्लाई कर देते हैं, देन वो इट प्रिवेंट द आयरन आर्टिकल टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द एयर एंड मॉइस्चर, सो दैट इट प्रिवेंट्स द रस्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन या रस्ट। तो वहाँ पे जो है वो रस्टिंग को प्रिवेंट करेगा, और जो आयरन आर्टिकल है वो हमारा ख़राब होने से बच जाएगा। तो टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन वी अप्लाई द पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल एंड इट इज़ सेफ फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो जितने भी आपके जो है ब्रिज वगैरह रेलवे स्टेशन पे या इस तरह से कोई आपका इस तरह का जब कोई काम होता है, तो आयरन पे हमेशा जो है जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, जिसको हम जिंक की कोटिंग करके जो है वो लंबे टाइम तक उसको जंग से बचाया जा सकता है। और ऐसे ही आपका घरों में भी आपने देखा होगा, घर में जब गेट लोहे का गेट या आपका कुछ लगा रहे हैं, तो आपको पता है कि जब कोई जो भी आयरन आर्टिकल घर में आ रहा है, पहले उसको कोटिंग की जाती है, यानी कि पेंट किया जाता है, जिंक की कोटिंग की जाती है, तो उसको आयरन से की रस्टिंग से बचा लिया, यानी कि आयरन का वो आर्टिकल है तो उसको रस्टिंग से बचा लिया जाता है, ठीक है। तो वो सब प्रिवेंट करने के लिए ही उसको पेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। देन आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन एंड व्हाई। देखो आपका जो है ऑक्सीजन जो है उसी से ऑक्सीडेशन होता है। ये मैंने आपको पहले जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तब भी आपको बताया था कि एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और आपका जो है एयर के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, बट 78% जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एयर के अंदर, और आपका जो ऑक्सीजन है वो 21% कुछ है, और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.031% है। बाकी जो पोल्यूशन अगर होता है तो वो बढ़ भी जाता है, अदर आपकी जो ऑक्साइड्स है वो भी आपके आ जाते हैं पोल्यूशन की वजह से। तो हमें ध्यान रखना है कि आपका जो है ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन आपका ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। तो हमें किसी भी तरह जो आपके ये जो पोटैटो चिप्स वगैरह के जो पैकेट आते हैं, इन पैकेट्स के अंदर ऑक्सीजन को बिल्कुल रिमूव करके और आपको नाइट्रोजन को फिल कर देते हैं उसके। तो नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है, और वो अनरिएक्टिव गैस जो है चिप्स के अंदर अगर फिलअप होती है तो ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं होती, और नाइट्रोजन है वो अनरिएक्टिव है।
तो वहाँ पे आपका जो चिप्स पोटैटो वगैरह, पोटैटो चिप्स या आपके जो भी हैं आता है उसके अंदर कुरकुरे का पैकेट या जो भी बिस्किट जो भी आपका आता है पैकेट्स के अंदर, उसके बिल्कुल उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, नाइट्रोजन को उसके अंदर भर दिया जाता है। तो कुछ लंबे टाइम तक, यानी कि उस पर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, लेकिन फिर भी उस एक्सपायरी अगर वो नाइट्रोजन फिल ना करे तो वो 1 दिन भी ना 2 दिन भी ना पकड़े, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो खाने लायक नहीं रहेंगे। टेस्ट और स्मेल जो है वो उनके अंदर चेंज हो जाता है। तो इसलिए उनको वो लंबे टाइम तक थोड़ा चलें, 2 महीने 4 महीने चलें, इसलिए उनके अंदर ऑक्सीजन को बिल्कुल रिमूव करके पैकेट्स में नाइट्रोजन को फिल कर दिया गया। और वो सारा प्रोसेस किस लिए? टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी क्या होता है? ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स, ठीक है, they are rancid due to the presence of the air or moisture, they become rancid। और rancid का मतलब क्या है? they have the unpleasant smell and taste after rancid, यानी कि rancid होने के बाद उनके अंदर जो स्मेल और टेस्ट है वो एकदम से बदल जाता है। and they are unfit for eating, यानी कि वो बिल्कुल जो है वो खाने लायक नहीं रहते। तो इसीलिए टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी we fill the nitrogen gas which is unreactive gas in the potato chips या in the food packets in place of the oxygen, ठीक है, यानी कि हम नाइट्रोजन को फिल करते हैं टू अवॉइड द रेंसिडिटी। तो ये रेंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए। और लास्ट और 20 है हमारे पास, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन और रेंसिडिटी जो है वो क्या है? आपका जो कोरोजन है वो क्या है? द स्लोली ईटन ऑफ ए मेटल बाय कोरोजन, ठीक है, कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है, स्लोलिंग ईटिंग ऑफ द मेटल या ईटन अप ऑफ द मेटल बाय कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन के द्वारा धीरे 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 मेटल बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो स्लो प्रोसेस है ये। तो हम ये कहेंगे कि रस्टिंग ऑफ द आयरन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द कोरोजन। और उसमें क्या होता है कि व्हेन ए मेटल इज ईटन अप बाई जो है कोरोजन, तो वहाँ पे क्या होगा कि देयर इज एयर एंड मॉइस्चर कम इन कॉन्टेक्ट विद द मेटल एंड इट इज कोरोड स्लोवली एंड देन फिनिश्ड, यानी कि बिल्कुल इनएक्टिव या फिनिश वो मेटल हो जाएगा। सो दैट द रस्टिंग ऑफ द आयरन, ये रस्ट क्या होता है? फेरिक, यानी कि हाइड्रेटेड जो फेरिक ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। कोरोजन हम बोलेंगे, कोरोजन जो है वो हाइड्रेटेड, रस्ट का मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है वो होता है Fe2O3 इंटू XH2। हमें नहीं पता कितने वाटर मोलिक्यूल या कितने वाटर वेपर्स मॉइस्चर उसमें लगा, तो Fe2O3 एंड Fe2O3 इंटू XH2O। तो लंबे टाइम तक ह्यूमिड एनवायरनमेंट में जब वो रहता है एक्सपोज, तो वो मेटल धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उसको हम कोरोजन बोलते हैं। उसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन आर्टिकल का उसके ऊपर एक ब्राउनी कलर का जो है वो कोटिंग आ जाना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रस्ट। दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। एंड रेंसिडिटी क्या है? ऑयल and fat containing food items becomes rancid then when they are come in contact with the air and moisture। जब ये एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो rancid हो जाते हैं, they become unfit to eat, ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल खाने लायक नहीं रहते। एंड और हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो है they have unpleasant smell and unpleasant taste also। तो वो जो है they become rancid। तो वहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं टू अवॉइड द rancid, ठीक है। पोटैटो चिप्स जो है, टू पोटैटो चिप्स आर फिल्ड विद द नाइट्रोजन गैस विच इज अनरिएक्टिव एंड सो टू अवॉइड द रेंसिडिटी। तो ये आपका एग्जांपल है रेंसिडिटी का, ठीक है। और अगर हम वहाँ पे नाइट्रोजन गैस को फिल ना करें तो दे बिकम रेंसिड। तो ये आपका जो है चैप्टर और सारा आपका फिनिश हो गया। सारी एक्सरसाइज हमने कर ली, पूरी एनसीईआरटी की जो इंटेक्स एक्सरसाइज थी वो हम साथ साथ करते आए हैं। देन आपका एनसीईआरटी के 20 क्वेश्चंस हमारे पास थे, वो हमने इस चैप्टर के फिनिश कर लिए। तो हम ये कहेंगे 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो फुल्ली आपका कवर हो गया है और सभी क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आगे जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, मतलब हम सारे 10th क्लास 9th क्लास का और 10th क्लास का सारा हम सब कुछ करेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। सारी चीज़ें हमारे पास हम करने वाले हैं। सो आप तब तक अपना जो है फर्स्ट चैप्टर अपना रिवाइज करते, जब तक मैं सेकंड ना करूं आपका लेक्चर जो है आप
अपना फर्स्ट अपना रिवाइज करते रहिए और जल्दी मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर का जो है वो लेक्चर्स आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।